हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो है इतिहास चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से आज हम लोग 40 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और हर एक क्वेश्चन को लिखिए और हमें साथ ही साथ याद करते हुए चलना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है या आता है यूरोप के अंतर्गत। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासक वर्ग की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, एर्लियंस वंश, बोर्बो वंश या जारशाही वंश। तो देखिए, फ्रांस में जो है ना पुनर्स्थापना वो बोर्बो वंश का हुआ था। किसका हुआ था? बोर्बो वंश का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेल्सिया या चार्टिस्ट। तो देखिए, मेजनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था? वो था कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंटर काबुर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पे नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो देखिए, काउंटर काबुर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? वह किया था प्रधानमंत्री। 5 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो देखिए, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? वह एक नाविक था। गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? नाविक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई अठारहवां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने। तो देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जोल्वेरिन एक कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, भारी सामंतों की। तो देखिए, जाल्वेरिन जो है एक क्या थी? यह व्यापारियों की संस्था थी। जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। तो जाल्वेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। 8 का राइट आंसर क्या होगा? व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना वह कब हुई थी? 1871 में, 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो देखिए, किस देश के लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? किस देश के लिए रहा है? यूनान का रहा है। किसके रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक थे? जर्मनी के थे, इटली के थे, फ्रांस के थे या रूस के थे? तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के थे? वह थे फ्रांस के शासक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के शासक थे। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक थे? फ्रांस के शासक थे। 13 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1789 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में? वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में। 14 का क्या होगा? 1815। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र स्थापित करना, पुरानी व्यवस्था बहाल करना, युद्ध करना या उपनिवेश बनाना। तो देखिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुरानी व्यवस्था को बहाल करना। क्या था उद्देश्य? क्या था?
पुरानी व्यवस्था को बहाल करना। तो 15 का क्या होगा, पुरानी व्यवस्था बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मेटरनिख किस देश का चांसलर था, पूछ रहा है। मेटरनिख जो है वह किस देश का, मेटरनिख जो है किस देश का चांसलर था। मेटरनिख किस देश का चांसलर था, यह था ऑस्ट्रेलिया का। मेटरनिख किस देश का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी। 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। तो देखिए 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18 है 1848 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र, युद्ध या व्यापार। देखिए 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र। क्या था, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र। तो 18 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, काउंटर काबूर को, मेजनी को, गैरिबाल्डी को, विक्टर एमोनुएल को। तो देखिए इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है किसको, जोसेफ मेजनी को। मेजनी का पूरा नाम क्या है, जोसेफ मेजनी। 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है इटली के एकीकरण में काबूल को किस पद पर नियुक्त किया गया था। इटली के एकीकरण में काबूल को किस पद पर नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा या सैनिक। तो देखिए इटली के एकीकरण में काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सैनिक नेता था, लेखक था, व्यापारी था या वैज्ञानिक था। तो देखिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सैनिक नेता था। सैनिक नेता को ही क्या कहा जाता है, नाविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाविक। सैनिक नेता को क्या कहा जाता है, नाविक। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सैनिक नेता। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, हिटलर के नेतृत्व में, बिस्मार्क, नेपोलियन या मेटरनिख। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था, वह हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था, बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। तो 22 का क्या आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था, शांति नीति, रक्त और लौह नीति, व्यापार नीति या धर्म नीति। तो देखिए बिस्मार्क जो है ना वह रक्त और लौह नीति के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। यहाँ पूछ रहा है पूरा कब हुआ था, नहीं कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1815 में, 1848 में या 1871 में या 1889 में। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में। 24 का राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1821 में, 1832 में, 1848 में, 1815 में। तो देखिए यूनान को जो स्वतंत्रता मिली थी वह मिली थी 1832 में। 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यूनान किसके अधीन था, फ्रांस के, ओटोमन साम्राज्य, जर्मनी या रूस। तो देखिए यूनान किसके अधीन था, यूनान किसके अधीन था, ओटोमन साम्राज्य। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओटोमन साम्राज्य। यूनान किसके अधीन था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसके अधीन था, ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्बोनरी क्या था, सेना था, गुप्त सेना था, व्यापार संस्था था या स्कूल था। तो कार्बोनरी पूछ रहा है कार्बोनरी कैसी संस्था थी, कार्बोनरी क्या था, यह एक क्या था, गुप्त संगठन था। कार्बोनरी क्या था, गुप्त संगठन था। क्वेश्चन नंबर 28 है लुई फिलिप किस देश का शासक था, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, रूस का। तो देखिए लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो वह था फ्रांस का शासक था। किस देश का शासक था, फ्रांस का शासक था। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लुई फिलिप किस देश का शासक था, वह था फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है चार्ल्स 10 किस देश का राजा था, इटली का, फ्रांस का, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, रूस का। तो देखिए चार्ल्स 10 जो है किस देश का राजा था, वह था फ्रांस का। चार्ल्स 10 किस देश की राजा थी, वह था फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 30 है यंग इटली संगठन किसने बनाया था, काबूर ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो देखिए यंग इटली संगठन किसने बनाया था, यंग इटली संगठन किसने बनाया था, वह बनाया था जोसेफ मेजनी। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विक्टर एमोनुएल कौन था, फ्रांस का राजा था,
इटली का राजा था, जर्मनी का नेता था या रूस का नेता था? तो देखिए विक्टर एमोनुएल कौन का था? वह था इटली का राजा था। विक्टर एमोनुएल कौन था? इटली का राजा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1848 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, स्पेन। तो देखिए 1848 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कहाँ था? वह था फ्रांस था। कहाँ था? फ्रांस था। 1848 के क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? फ्रांस था। 32 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जर्मन संसद कहाँ बनी थी? बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में, पेरिस में, वियना में। तो जर्मन संसद कहाँ बना था? वह बना था फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो देखिए राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था फ्रांस में। राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 34 का क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेटरनिख किस विचारधारा का समर्थक था? मेटरनिख जो है वह किस विचारधारा का समर्थक था? राष्ट्रवाद का, उदारवाद का, रूढ़िवाद का या समाजवाद का? तो देखिए मेटरनिख किस विचारधारा का समर्थक था? वह था रूढ़िवाद का। मेटरनिख किस विचारधारा का समर्थक था? तो वह था क्या था? रूढ़िवाद का। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या स्थापित किया? राजतंत्र को, गणतंत्र को, साम्राज्य को, उपनिवेश को? उपनिवेश को। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब स्थापित? फ्रांसीसी क्रांति ने क्या स्थापित किया? गणतंत्र को स्थापित किया था। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? गणतंत्र को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जर्मन में कितने राज्य वियना कांग्रेस के बाद था? वियना कांग्रेस के बाद जर्मन में कितने राज्य बचे थे? 25, 30, 39 या 50? तो देखिए वियना कांग्रेस के बाद जर्मन में कितने राज्य बचे थे? 39 राज्य बचे थे। तो राइट आंसर क्या होगा? 39। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेपोलियन की हार के बाद कौन सी व्यवस्था लागू हुई? लोकतंत्र, वियना व्यवस्था, समाजवाद या गणतंत्र? देखिए नेपोलियन के हार के बाद क्या हुआ? वह वियना व्यवस्था लागू हुआ। वियना व्यवस्था लागू हुआ। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त और लोह का मतलब क्या होता है? शांति, युद्ध और शक्ति, व्यापार या शिक्षा? तो देखिए रक्त और लोह का मतलब क्या होता है? क्या होता है? युद्ध और शक्ति। रक्त और लोह का मतलब क्या होता है? युद्ध और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, एक राष्ट्र बनाना, युद्ध करना या उपनिवेश बनाना? तो देखिए राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है एक राष्ट्र बनाना। एक राष्ट्र बनाना। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक राष्ट्र बनाना। क्वेश्चन नंबर, तो आज हम लोग ने 40 क्वेश्चन देखा। तो इस वीडियो में आप लोग को 40 क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप लोग बताइएगा 40 में आप लोग का कितना सही हुआ। धन्यवाद।